Dear students, today we are going to discuss a very important topic of immunology, and that is hypersensitivity type 1 reaction. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मास्ट सेल की, जो मेन वॉरियर्स हैं। मास्ट सेल हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के मेन वॉरियर्स होते हैं। और मास्ट सेल्स जो होती हैं वो कैसे मास्ट सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं, मास्ट सेल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और मास्ट सेल जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो मास्ट सेल्स रिलीज करती हैं और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कॉज़ करती हैं। क्योंकि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आईजीई एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है और सेंसिटाइजेशन जो स्टेज है वो कैसे होती है। तो ये सब हम पहले डिस्कस किया है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। और अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज किससे? मास्ट सेल से। तो सबसे पहले टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जो सेल्स आती हैं वो आती है मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल जो होती हैं ये कहाँ-कहाँ पे मास्ट सेल प्रेज़ेंट होती हैं? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो वो जो मास्ट सेल्स होती हैं वो कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट होती हैं? वो जितनी भी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है ना, जैसे कि पेरिवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो मास्ट सेल्स वहाँ पे भी प्रेज़ेंट होती हैं। मास्ट सेल्स जो होती हैं वो अंडर द स्किन प्रेज़ेंट होती हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में और जीआईटी ट्रैक्ट में, हर जगह मास्ट सेल्स जो है वो प्रेज़ेंट होती हैं। ठीक है? तो मास्ट सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स होती हैं। मास्ट सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि फिज़िकल ट्रॉमा से भी मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, या फिर अगर हीट है तो उससे भी हो जाएँगी, कोल्ड है तो उससे भी हो जाएँगी, सनलाइट है तो मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। दूसरा जो है, कुछ वेनम्स जो होते हैं उनसे भी मास्ट सेल एक्टिवेट होती हैं। जैसे कि कोई बी स्टिंग हो गया है, या फिर कोई भी वेनम हो सकता है जिससे मास्ट सेल एक्टिवेट होती हैं। उसके अलावा हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी पढ़ी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स कौन? ओ, C3A एंड C5A। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं जिनसे कि मास्ट सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि मास्ट सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं C3A एंड C5A कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स के लिए। तो ये तो बात थी मास्ट सेल्स कैसे एक्टिवेट होती हैं। अब जो हमने डिस्कस किया था पहले, वो हमने डिस्कस किया था कि हमने एक पोलन ग्रेन्स को हम लेके चले थे, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा जो एंटीजन था वो पोलन ग्रेन था। तो मास्ट सेल्स जो होती हैं वो हमेशा मल्टीवैलेंट जितने भी एंटीजेंस होते हैं वो उनसे एक्टिवेट होती हैं। ठीक है? देखिए, जैसे कि ये एक जो है ये मैं लंग ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये मैं लंग ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है? तो ये इसका एक मैग्नीफाइंग व्यू मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, इस लंग का मैग्नीफाइंग व्यू। तो आपको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इसका ल्यूमेन है। ल्यूमेन में क्या है? ल्यूमेन में है एंटीजन। ओके? और ये इसमें ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ग्लैंड है। ये स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं। और क्या हो सकता है? और यहाँ पर वेसल्स हैं जो प्रेजेंट है ना? ये सब वेसल्स हैं जो प्रेजेंट है। तो ये ल्यूमेन हो गया, जिसका मैग्नीफाइंग व्यू हो गया। और मास्ट सेल स्मूथ मसल्स पर भी है, पेरिवास्कुलर टिश्यूज पर है मास्ट सेल्स। ये सब क्या है? ये मास्ट सेल है। ये मास्ट सेल है। ओके। तो अब ये मास्ट सेल जो हो रही है, ये मास्ट सेल्स हमारी एक्टिवेट कैसे हो रही हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो मास्ट सेल्स का एक्टिवेशन हम कैसे देखेंगे? हमने एक मास्ट सेल को ड्रॉ किया, यहाँ पर हम एक ड्रॉ करते हैं मास्ट सेल। ओके। मास्ट सेल्स के पास ऑलरेडी अटैच्ड है एंटीबॉडीज,
एंटीबॉडी आईजीई, मास्ट सेल्स के पास क्या है, एंटीबॉडी आईजीई, जिनसे मास्ट सेल्स जो सेंसिटाइजेशन स्टेज जो हमने पहले जो हमने समझी थी, जो हमने डिस्कस की थी, उसमें क्या था कि एंटीबॉडी आईजीई का प्रोडक्शन हुआ था, और एंटीबॉडी आईजीई जो है वो सब के सब जाकर मास्ट सेल से अटैच हो जाते हैं, और मास्ट सेल से अटैच होने के बाद जो ये हमारा पोलन है, जिसको हमने क्या किया है, जिसको हमने बोला है, इसके पास मल्टीपल वैलेंसीज हैं टू अटैच विद द एंटीबॉडी, ठीक है। ये मल्टीवेलेंट हमारा पोलन है जो कि अटैच हुआ है एंटीबॉडी आईजीई पर। अब एंटीबॉडी आईजीई पर जब ये अटैच हो जाता है तो जो सिग्नल्स हैं वो पास ऑन होते हैं मास्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो सिग्नल पास ऑन हो रहा है मास्ट सेल्स में, वो किसको जा रहा है, वो जा रहा है ग्रेन्यूल्स प्रोडक्शन वाली जगह पर, ठीक है। तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, इस तरह के जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं और ये रिलीज होते हैं। तो ये कौन कौन से ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है ईस्नोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर का एंड न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर का। ये जो दोनों ईस्नोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर है और न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर है, ये क्या कर रहे हैं, ये ईस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आइए आइए इन्फ्लामेशन करिए, ठीक है। ये रिलीज हो रहा है। दूसरा जो है, इससे क्या रिलीज हो रहा है, एक ये रिलीज कर रहा है प्रोटीएजेस को, C3A C5A। ये C3A और C5A जो है ये अगेन क्या करते हैं, ये मास्ट सेल को फिर से एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं C3A और C5A, ये जो है ये मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि मास्ट सेल्स के पास इन दोनों के लिए ही रिसेप्टर्स होते हैं अवेलेबल। तो मास्ट सेल्स जो होती है वो अगेन एक्टिवेट हो जाती हैं C3A और C5A से। दूसरा, ये क्या करते हैं, जितने भी जो ये प्रोटीएजेस हैं ये टिश्यू डैमेज करते हैं। ये क्या करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं। टिश्यू को डैमेज करते हैं। उसके अलावा क्या रिलीज होता है, उसके अलावा रिलीज होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन, अब हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन के क्या क्या काम हैं, हिस्टामिन कैसे, अगर हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो हिस्टामिन कर क्या रहा है, उससे मास्ट सेल्स हमारी क्या कर रही है। तो क्या कर रही है वो, सबसे पहले तो ये है कि ये जो हिस्टामिन है ये वैसोडायलेटर है, यानी कि जो वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट थी ये उनको डायलेट करता है, और एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और परमेबिलिटी के इंक्रीज होने से क्या होता है कि इडीमा फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। तो ये क्या है, ये है वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर, ठीक है। और क्या करता है, ये परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, और दूसरा ये क्या करता है कि ये स्पाज्मोजेनिक होता है, स्पाज्मोजेनिक। लेकिन ये स्पाज्मोजेनिक होता है फॉर स्मूथ मसल्स, जो वहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी, जो हमने पीछे ड्रॉ करी थी स्मूथ मसल्स, ये उनको क्या करता है, उनमें स्पाज्म पैदा कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब स्मूथ मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा तो ल्यूमन क्या होगा, ल्यूमन रिड्यूस हो जाएगा, है ना, साइज उसका रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा ये क्या करता है, ग्रैंडुलर जो सिक्रीशंस है ना, ये उनको भी इंक्रीज कर देता है। ग्रैंडुलर सिक्रीशन जो वहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उन सब के सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है। तो जब सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ल्यूमन और कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो ये रिलीज कर रहा होता है, इन सब का इफेक्ट क्या होता है, या तो ये इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है इनका, और ये स्पाज्मोजेनिक होते हैं। तो ये सारे काम करते हैं ये, और इसीलिए जो है ये जो स्टार्टिंग का जो फेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सब जो ये मीडिएटर्स जो रिलीज हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी मीडिएटर्स।
इनको हम कहते हैं प्राइमरी मीडिएटर्स। ठीक है, तो अब जो प्राइमरी मीडिएटर्स थे वो सिर्फ इन्फ्लामेशन और स्पाज्मोजेनिक कंडीशंस को पैदा डेवलप करते हैं। उसके अलावा फिर क्या होता है कि सेकेंड सिग्नल जो है वो जाता है कहाँ, जाता है न्यूक्लियस ऑफ द मास्ट सेल को। और जब ये न्यूक्लियस ऑफ द मास्ट सेल को सिग्नल सेकेंड सिग्नल पहुंचता है तो फिर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो रिलीज करता है किसको, न्यूक्लियस किसको रिलीज कर देगा, अब सेकेंडरी मीडिएटर्स का काम शुरू होता है। अब जो सेकेंडरी मीडिएटर्स हैं वो आ जाते हैं अब आगे, और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि साइटोकाइन्स हैं। साइटोकाइन्स हैं। साइटोकाइन्स क्या होते हैं, साइटोकाइन्स जो होती हैं वो स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी साइटोकाइन्स को ये रिलीज करता है, सबसे पहले तो ये करता है किसको, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज वो है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 6 ऑल्सो। अभी जो इंटरल्यूकिन 3 और इंटरल्यूकिन 5 है, एक्चुअली ये क्या है, ये ईस्नोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं। ये और ये दोनों क्या हैं, ईस्नोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं। ईस्नोफिल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं। तो ये सबसे मेन जो इसका हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का जो रिएक्शन का जो मेन वॉरियर है, जो उसमें जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, वो क्या है, ईस्नोफिल्स भी हैं। ठीक है, तो इसको हम लेट फेज क्यों कहते हैं, इसको हम लेट फेज भी कहते हैं क्योंकि ये जो फेज है ना ये कुछ दिनों तक चलती है, मैनी डेज ये लेट फेज जो है वो कंटिन्यू रहती है। उसके अलावा क्या होता है, अब ये जो थे सिग्नल जो थे, थर्ड सिग्नल जो पहुंचते हैं, उस थर्ड सिग्नल पहुंचते हैं जो मास सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, और मास सेल की सेल मेम्ब्रेन पे जब सिग्नल पहुंचते हैं तो वहां से जो साइकिल शुरू होता है वो रिलीज होता है फास्फोलाइपेज A2, फास्फोलाइपेज A2 ये रिलीज करता है फिर एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड अंडरगोज into 2 cycles. Okay, one cycle is lipo-oxygenase pathway and the another one is cyclooxygenase pathway. Lipo-oxygenase pathway and cyclooxygenase pathway. लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे जो होता है वो ल्यूकोट्रिन्स को रिलीज करता है। ल्यूकोट्रिन्स को कौन कौन से ल्यूकोट्रिन्स को वो रिलीज करता है, ल्यूकोट्रिन B4, ल्यूकोट्रिन D4, ल्यूकोट्रिन C4, B4, C4, D4 and E4. Leukotriene D4 and leukotriene E4. ओके, तो ये सारे ल्यूकोट्रिन्स को रिलीज करता है। ये जो है ना ल्यूकोट्रिन्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्थ एक्सप्लेनिंग और वर्थ एक्सप्लेनिंग एक बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो यहाँ पर मुझे बतानी आपको चाहिए भी, वो ये है कि ये जो है ना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाज्मोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, ल्यूकोट्रिन्स जो होते हैं। ठीक है, और ये जो रिलीज करता है, ये रिलीज करता है PG, पोस्टाग्लैंडिलिन। तो ये क्या करेगा, ये ग्लैंड के सेक्रेशन को बढ़ा देगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो भी आपने देखी, ये जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, वो सब क्या कर रही हैं, वो सब की सब जो है ना वो हाइपर सेंसिटिविटी जो टाइप 1 है
उसमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सब इन्फ्लामेटरी सेल्स को कॉल कर रही हैं, परमेबिलिटी को बढ़ा दे रही हैं, सिक्रीशन को बढ़ा दे रही हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन होती है और एनाफिलेक्टिक शॉक होता है।